तो जब तुम सब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में परोसे गए चूरन का नशा कर रही थी तो सुमड़ी में एक ऐसी खबर सबके सामने आई जिसे लोगों ने इस कदर नजरअंदाज कर दिया जैसे कि हम सुपरगर्ल मूवी की बात कर रहे हो। और तुम लोग खुद को मार्वल का डाई हार्ड फैन बोलते हो। सारा टोनी स्टार्क कभी माफ नहीं करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस कैरेक्टर की जिसने ना सिर्फ एमसीयू की नींव रखी बल्कि तुम्हारे अंदर घुसे छोटे बच्चे को ये भी बताया कि कूल होना किसे कहते हैं। और मैं अभी से बता दूं कि बहुत लोगों को ये खबर पसंद नहीं आएगी कि आयरन मैन 4 पर काम चल रहा है, पर इसमें बुरा क्या है? बुरा तो ये भी नहीं है कि ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद सेट होगी, और बुरा ये भी नहीं है कि इसमें आरडीजे को रिकास्ट किया जाएगा विद अ न्यू एक्टर, क्योंकि ये बात तो मार्वल के माई बाप केविन द स्नाइपर ने पहले ही पब्लिक कर दी है कि कोर कैरेक्टर्स रिकास्ट होंगे जैसे कि कैप्टन अमेरिका एंड टोनी स्टार्क। तो आखिर बुरा है क्या? बुरा ये है कि एज इंडस्ट्री स्कूपर जेम्स मैक कि जिस कॉमिक को इस मूवी के लिए अडैप्ट किया जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि है आर्मर वॉर्स। अब अगर ये सुनकर तुम्हारे दिमाग के 2 ब्रेन सेल्स घोड़े बन चुके हों तो मैं आप सभी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये वही स्टोरी है जो मार्वल ने 2019 में कॉमिक कॉन में अनाउंस की थी एज अ लिमिटेड सीरीज लीडिंग कर्नल जेम्स रोड्स, जहां अराउंड 2023 मार्वल को इस प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल दिखने लगा कि उन्होंने इसे एज अ मूवी अनाउंस कर दिया। जरा सोचो कितना पोटेंशियल है इस स्टोरी में कि मार्वल इसे पिछले 8 साल से इसे बना नहीं पा रहा है। तो कितना पोटेंशियल, आओ देखते हैं कितना पोटेंशियल है इसमें। तो अगर हम कॉमिक्स के पन्ने टटोले तो हमें पता चलता है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर बेसिकली 2 तरीके की आर्मर वॉर्स एग्जिस्ट करती है, जहां आर्मर वॉर्स 2 बेसिकली एक सॉफ्ट कंटिन्यूएशन है आर्मर वॉर्स 1 का, जो कि उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट है वो है ओरिजिनल आर्मर वॉर्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1987 से लेकर 1988 तक। यहाँ इसकी स्टोरी भी एक डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है आयरन मैन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमिक बुक डीमन इन द बॉटल की, जहां बस तुम इतना समझ लो कि टोनी स्टार्क नशे में धुत है, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और उसकी कंपनी ओबेडाया स्टेन ने अपने हाथों में ले ली है। जिसके बाद शुरू होती है आर्मर वॉर्स की स्टोरी, जहां टोनी स्टार्क जो कि अपने अल्कोहल एडिक्शन की वजह से अपनी कंपनी को खो चुका है, वो मूव कर जाता है यूएस के वेस्ट कोस्ट एरिया में और वहाँ वो एक अपनी नई कंपनी स्टैब्लिश करता है स्टार्क एंटरप्राइजेस के नाम से। जहाँ एक दिन उड़ते उड़ते टोनी स्टार्क के पास पहुँचता है फोर्स, जिसने एक हाईली एडवांस सूट पहना हुआ है जस्ट लाइक आयरन मैन। टोनी को उसका सूट देख करके थोड़ा सा शक होता है और जैसे ही फोर्स अपने बारे में बताने लगता है टोनी को पता चलता है कि फोर्स हैमर इंडस्ट्रीज के लिए काम करता था, बेसिकली जस्टिन हैमर के लिए काम करता था। और क्योंकि जस्टिन का बिहेवियर फोर्स को लेकर के ज्यादा ठीक नहीं था तो फोर्स वहाँ से भाग गया। फोर्स टोनी को ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे लिए आज से काम करना चाहता हूँ, जिसे टोनी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद जब टोनी फोर्स के सूट को चेक करता है तो ये देख करके हैरान हो जाता है कि उस फोर्स के सूट के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो काफी कुछ आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से मेल खाती है, जिससे टोनी को शक होता है कि उसके लैब के अंदर कोई बग है और उसके डिजाइन चोरी हो गए। जिसके बाद टोनी तुरंत ही अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को चेक करता है, जहां वो देख करके हैरान हो जाता है कि उसके टॉप सीक्रेट लैब में से कई सारे आयरन मैन रिलेटेड डिजाइन चोरी हो चुके हैं। जहां वो तुरंत ही फोर्स को कन्फ्रंट करता है और उससे ये बात कंफर्म करता है कि उसका सूट और किसी ने नहीं बल्कि हैमर इंडस्ट्रीज के ट्रांसकॉर्प ब्रांच ने बनाया था, जो कि वेस्ट कोस्ट में ही सिचुएटेड है। टोनी फोर्स से पूछता है कि तुमने कितनों को मारा, जिसका जवाब फोर्स नहीं देता। टोनी के अंदर एक गिल्ट पैदा होने लग जाती है, जिसके बाद टोनी एक मिलिट्री के चैरिटी इवेंट में पहुंचता है एज अ चीफ गेस्ट। बट टोनी इतना ज्यादा गुस्से में रहता है कि जब 2 टैंक्स टोनी के आयरन मैन सूट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो टोनी उन दोनों टैंक्स को आपस में ही भिड़ा देता है। लेकिन वो टोनी स्टार्क है, लीगल पछड़े से तो बच ही जाएगा पैसे दे करके। कुछ वक्त बाद टोनी पहुंचता है स्कॉट लैंग के पास। एंड अ फन फैक्ट हियर कि स्कॉट लैंग को भी डेविड मिचलिन और बॉब लेटन ने ही डिजाइन एंड राइट किया था, जो कि इस कॉमिक के राइटर एंड डिजाइनर भी हैं। जिसके बाद टोनी स्कॉट लैंग से कहता है कि बड़े भाई जरा देखियो तो ट्रांसकॉर्प इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है। स्कॉट लैंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंटमैन बन करके ट्रांसकॉर्प इंडस्ट्रीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देता है। वो उनके सर्वर्स को हैक करता है और वहां से जरूरी इंफॉर्मेशन टोनी स्टार्क को ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी टेक्नोलॉजी के साथ हुआ क्या। टोनी ये जान करके हक्का बक्का रह जाता है कि उसका टेक हैमर इंडस्ट्रीज ने अरबों के दाम पर बेच दिया है। किसको? टोनी के बहुत सारे विलेन को, यूएस मिलिट्री को एंड इवन शील्ड को भी। जहां टोनी को ये भी पता चलता है कि उसका टेक स्पाई मास्टर नाम के एक विलेन ने चुराया था, जिसने उसे बाद में हैमर को बेच दिया। एंड क्योंकि स्पाई मास्टर को घोष नाम के एक कैरेक्टर ने लिटरली दीवार के बीच में फंसा करके मार दिया था, तो टोनी स्टार्क ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। जहां वो हैमर इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता, क्योंकि टोनी स्टार्क ने कभी आयरन मैन टेक्नोलॉजी को पेटेंट ही नहीं करवाया होता है। जहां टोनी डीप गिल्ट में चला जाता है। वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर जितने भी विलेंस हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद टोनी अपना सूट पहन करके ये कसम खाता है कि वो एक एक से चुन चुन करके अपनी टेक्नोलॉजी वापस लेगा। जहां टोनी फिर एक नेगेटर पैक बनाता है जो कि आयरन मैन रिलेटेड टेक्नोलॉजी को तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देगा अपॉन कॉन्टैक्ट। टोनी एक एक करके उन सभी विलेंस को न्यूट्रलाइज करने लग जाता है
जिसके पास उसे शक होता है कि आयरन मैन टेक हो सकता है और उसकी लिस्ट में अगला नाम होता है स्टिंगरे का। टोनी स्टिंगरे के पास पहुंचता है, उसे चैलेंज करता है और लड़ाई में उसे हराने के बाद जैसे ही टोनी अपना नेगेटर पैक उसके सूट पर लगाता है, उसका नेगेटर पैक काम करना बंद कर देता है, जिससे टोनी को ये अंदाजा हो जाता है कि स्टिंगरे उसकी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा था। और क्योंकि स्टिंगरे यूएस मिलिट्री का ही पार्ट होता है, यूएस मिलिट्री आयरन मैन को रोग समझ लेती है। एंड क्योंकि स्टार्क एंटरप्राइजेस बेसिकली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो टोनी स्टार्क आयरन मैन को अपनी कंपनी में से फायर कर देता है। तुम अगर ये पूछोगे कि ये कैसे हुआ, तो ये कॉमिक्स का वो टाइम है जब आयरन मैन की आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हुई थी और सबको यही लगता था कि आयरन मैन एक ऐसा बंदा है जो कि टोनी स्टार्क का बॉडीगार्ड है इन अ सूट ऑफ आर्मर। तो इट मेक सेंस। अब इस पॉइंट पे स्टोरी में शील्ड भी इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिलता है और उससे सारी सिचुएशन समझता है कि आयरन मैन कैसे रोग हुआ, क्या हुआ, और उससे बेसिकली हेल्प मांगता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसके लिए टोनी स्टार्क हाँ कर देता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट होता है मैंड्रॉइड्स, जो कि शील्ड के अंदर ही वर्क करते हैं, हाईटेक सूट पहनते हैं जस्ट लाइक आयरन मैन। टोनी शील्ड का यूज करके मैंड्रॉइड्स के क्लोज होता है, उन्हें चैलेंज करता है और उनके ऊपर भी नेगेटिव पैक लगाकर उनकी टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर देता है। जिसके बाद टोनी का नेक्स्ट टारगेट होता है द वॉल्ट, जो कि एक सुपर हीरो जेल है और उनके गार्ड्स के पास आयरन मैन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है। टोनी रोडी की मदद लेता है और द वॉल्ट को इन्फिल्ट्रेट करने के बाद वॉल्ट के सारे गार्ड्स के ऊपर नेगेटिव पैक लगा देता है, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्ट के अंदर जितने भी कैदी होते हैं वो वॉल्ट से भागने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई नहीं होता। अब जैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, यूएस मिलिट्री द कैप्टन नाम के एक कैरेक्टर को सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भेजती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा स्टीव रॉजर्स, जिसने कैप्टन अमेरिका का मेडल उस वक्त के लिए छोड़ दिया होता है। कैप्टन जैसे ही वॉल्ट के अंदर कदम रखता है, वो देखता है कि वहाँ आयरन मैन ऑलरेडी आ चुका है, और क्योंकि आयरन मैन को इस टाइम तक एक भगोड़ा यूएस मिलिट्री घोषित कर चुकी होती है, तो कैप्टन एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इन सब के पीछे आयरन मैन का हाथ है। इन दोनों के बीच में मुख्य हालात होते हैं एंड फाइनली टोनी कैप्टन को डिफीट कर ही देता है, जिसके बाद टोनी निकल जाता है रशिया, जहाँ उसे शक होता है कि दो रशियन सिटीजन्स क्रिम्सन डायनेमो एंड टाइटेनियम मैन उसकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जहाँ क्रिम्सन डायनेमो रशियन मिलिट्री के साथ ही वर्क कर रहा होता है, वही टाइटेनियम मैन रशिया में एक भगोड़ा होता है। जहाँ टोनी रशिया पहुंचते ही सबसे पहले टाइटेनियम मैन से भिड़ जाता है, जो कि उसकी होती है सबसे बड़ी गलती, जहाँ टाइटेनियम मैन उसकी हेकड़ी टाइट कर देता है। तो टोनी को इतना मारता है और उठा करके अपने लैब से बाहर फेंक देता है। टोनी जैसे ही लैब के बाहर आता है, वो देखता है कि वहाँ क्रिम्सन डायनेमो है, जिसे रशियन मिलिट्री ने टाइटेनियम मैन के पास भेजा होता है। बेसिकली रशियन मिलिट्री यहाँ ये चाह रही होती है कि आयरन मैन एंड टाइटेनियम मैन एक दूसरे को खत्म कर दे, और अगर कोई एक बच जाता है तो उसका ख्याल क्रिम्सन डायनेमो रख लेगा। जहाँ टोनी क्रिम्सन डायनेमो को देखते ही उसके ऊपर झपट जाता है, उसे पीट करके उसके ऊपर नेगेटर पैक लगा देता है और उसे हरा देता है। जिसके बाद टाइटेनियम मैन की लैब से बाहर आता है और वापस से टोनी स्टार्क से भिड़ जाता है, जहाँ टोनी टाइटेनियम मैन की ताकत को समझते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट टाइटेनियम मैन उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो दोनों हवा में उड़ते हैं और टोनी अपने एक्सट्रीम बूस्टर्स का यूज करता है, जिससे टाइटेनियम मैन के टाइटेनियम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से टाइटेनियम मैन की मौत हो जाती है। अब क्योंकि टोनी ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके रशिया में जा करके एक रशियन सिटीजन की जान ले ली है, आयरन मैन के भगोड़े होने वाला मैटर इंटरनेशनल बन जाता है। जिसके बाद वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टोनी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। टोनी जवाब नहीं देता और वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टोनी को एवेंजर्स टीम से निकाल देती है। जिसके बाद यूएस मिलिट्री डायरेक्टली इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है। वो एडविन कॉर्ट नाम के एक इंजीनियर को हायर करती है एक सूट बनाने के लिए, जो कि आयरन मैन को टेक डाउन कर सके, और वो सूट होता है फायर पावर सूट। बट क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि टोनी स्टार्क ने ही आयरन मैन सूट को बनाया था, पर आयरन मैन सूट के अंदर एक बॉडीगार्ड है, ना कि टोनी स्टार्क हिमसेल्फ, इसलिए यूएस मिलिट्री टोनी स्टार्क को हायर करती है टू सुपरवाइज द डेवलपमेंट ऑफ फायर पावर सूट, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क को पूरा का पूरा प्लॉट समझ में आ जाता है। वो ये समझ जाता है कि अभी इतनी भसड़ में मचा चुका हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं जाकर के अब यूएस मिलिट्री से तो जाकर भिड़ना ही पड़ेगा। जहाँ वो एक प्लान बनाता है और सीधा पहुंच जाता है फायर पावर से भिड़ने, जहाँ फायर पावर टोनी को कुत्तों की तरह मारता है। बट फिर वहीं पे रोडी एक हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाता है और टोनी की जान बचा लेता है। वो टोनी को हेलीकॉप्टर में लेकर के निकलता ही रहता है कि वहीं यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर के ऊपर एक मिसाइल शूट कर देती है, बट तुरंत ही आयरन मैन हेलीकॉप्टर के बाहर निकलता है और वो मिसाइल सीधे आकर के आयरन मैन को लग जाती है, जिससे आयरन मैन की चीथड़े उड़ जाते हैं और सारी दुनिया को लगता है कि आयरन मैन खत्म हो चुका है। बट टोनी का क्या? वी फाइंड आउट कि टोनी स्टार्क अभी जिंदा है, क्योंकि उसने अपना सूट एज अ डिकॉय यूज किया था उसे रिमोटली कंट्रोल करके। जहाँ फिर वो ये डिसीजन लेता है कि उसने इतना सब कुछ झेल लिया है, तो अब रिटायर होने का ही सही टाइम है। जिसके बाद एडविन कॉर्ड, जिसने फायर पावर सूट का इजाद किया था और जो कि टोनी स्टार्क को मानता है कॉर्ड इंडस्ट्रीज की बर्बादी के लिए, वो यूएस मिलिट्री को सूट देने से मना कर देता है और निकल जाता है टोनी स्टार्क को बर्बाद करने के लिए, जहां वो उसकी कंपनी पे अटैक करता है, उसके एम्प्लॉयज पे अटैक करता है और उसे परेशान करने लगता है। टोनी को समझ में आता है अभी वक्त नहीं है रिटायरमेंट का, और वो तुरंत ही अपना एक नया सूट डिजाइन करने लगता है। टोनी फायर पावर को कन्फ्रंट करता है अपने नए सूट में, जो कि है मार्क 9। इसके बाद
उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है और क्योंकि टोनी स्टार्क ने नया सूट बनाया था तो वो उसे स्पेसिफिकली डिजाइन करता है फायर पावर को हराने के लिए, जहां फायर पावर पिटने के बाद एक डेस्परेट अटेम्प्ट में टोनी के ऊपर एक न्यूक लॉन्च करता है। लेकिन क्योंकि आयरन मैन फायर पावर को इतना पेलता है कि उसकी लॉन्चिंग मैकेनिज्म खराब हो जाती है, जिससे वो न्यूक वहीं फंस जाता है, बट वो एक्टिवेट रहता है। काउंटडाउन चल रहा होता है, टोनी न्यूक को डीएक्टिवेट कर देता है और वहां एडविन क्वाड की पहचान दुनिया के सामने ले आता है, जिसके बाद टोनी अपने डिसीजन को रिकंसीडर करता है और वो डिसाइड करता है कि इस दुनिया को आयरन मैन की जरूरत है। यहाँ तुम देख सकते हो कि क्यों मार्वल इस स्टोरी को यूज करना चाहता है फॉर द रिबूटेड आयरन मैन मूवी, क्योंकि इस स्टोरी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि करंट एमसीयू की तरह ही न्यू यूनिवर्स को कुछ हद तक एस्टैब्लिश कर देंगे, जैसे कि एंटमैन का इंट्रोडक्शन, शील्ड का एग्जिस्टेंस या फिर कैप्टन अमेरिका। जहां मुझे ऐसा भी लगता है कि जो रिबूटेड मार्वल यूनिवर्स होगा उसमें डीसीयू यूनिवर्स की तरह ही सुपर हीरोज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जहां हमें बीच में ही पटक दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर होंगे जिनका ओरिजिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं करंट एमसीयू यूनिवर्स में, मार्वल को वापस से उन कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ेगा और वो सीमलेसली रिबूटेड यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस एंड इंटीग्रेट हो जाएंगे। और अगर कहीं मार्वल ने इस मूवी में कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन मार्वल को रख दिया तो सोने पे सुहागा, क्योंकि तुम में से शायद कोई ही जानता होगा कि सिविल वॉर 2 क्या चीज़ है। फिक्र मत करो, बताऊंगा तुझे। बाकी तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताना।